बात करी थी, पढ़ाई के बारे में बात करी थी। टू ब्लॉक सिस्टम चल रहा था लास्ट में, अपन ने ऑलमोस्ट पूरा टू ब्लॉक ही पढ़ा था, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाते। चाहो तो अपन 10 मिनट में ही फ्रिक्शन खत्म कर सकते हैं और चाहे तो अगले 10 लेक्चर भी ले सकते हैं, पर अपन इसको प्रयास करेंगे कि 2 या 3 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर लें, ताकि अपन हर कॉन्सेप्ट को टच कर पाए और एक कॉन्सेप्ट के बाकी सवाल अपन प्रैक्टिस करेंगे डीबीबी और वर्कशीट में। बोलो क्लियर है क्या एकदम? तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, उसको कितना भी पढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन अनंत है, खूब ज्यादा तक ले जाया जा सकता है, पर अपन एक लिमिट तक ले जाएंगे और धीरे धीरे डीबीबी और वर्कशीट्स के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्लास में टच करने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, तो बहुत स्ट्रक्चर करके अच्छे से बनाया गया है। लास्ट में जो सवाल आपको घर के लिए पता नहीं आपने करा नहीं करा, अगर नहीं करा है तो घर पे जाके कांच के सामने रोना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मैं होमवर्क क्यों नहीं करता हूं, और खुद को एक स्केल मार लेना है। ठीक है, अरे यस और नो, देख स्केल रखा था मेरे पास, अगर तू मेरे सामने तो स्केल पढ़ सकता था तेरे को, है कि नहीं? चलो भाई, तो अगर काम नहीं करा है तो स्केल लगना है कि नहीं? चलो भाई, खैर मजाक वाली बात, आगे चलते हैं। चलो, अपन जो पढ़ रहे थे, जो अपन ने सवाल करा, उसी से अपन आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्या भाई? फाइंड द एक्सेलरेशन a 2 kg, a 4 kg एंड फ्रिक्शंस फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ फॉर फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। चलो भाई, येलो येलो डर्टी फेल येलो, कलर हमारा येलो है, हम जानते हैं, अच्छी बात भाई। अब क्या करें? 0.2 ठीक भाई, ये 2 किलो, ये 4 किलो, पहली बात अपन जानते हैं दोनों सेम दे रखा हो, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है 20, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन है 20 तो हम जानते हैं कि यहाँ का जो F1 मैक्स हो सकता है वो हो सकता है 20 इंटू 0.2, यानी कि कितना? 4 न्यूटन। इस जगह का अगर अपन बात करें तो बहुत ध्यान से देखें तो भाई, यहाँ पे अपना जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कितना है? 2 + 4 2 + 4 6, नॉर्मल है 60, ये है 0.2, तो फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम हो सकता है कितना भाई? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 60, यानी कि 12 न्यूटन। ओ हो, तो 4 केजी पर 4 केजी पर एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा। हाँ सर, 4 केजी पे एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा। अच्छा सर, अगर 4 केजी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ओ हो, 4 केजी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सिर्फ उस पर फ्रिक्शन ही लग रहा है। ऊपर वाला फ्रिक्शन भी लग सकता है और नीचे वाला भी लग सकता है। ओके, सोचो जब 2 केजी पे आगे फोर्स लगेगा और 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या 4 केजी वाला पीछे रह जाता? तो क्या 4 केजी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, किसका एफबीडी बनाऊं? 4 केजी का। अगर मैं 4 केजी का एफबीडी बनाऊं तो 4 केजी पर क्या फ्रिक्शन F1 आगे लगेगा? हाँ, और 2 केजी पे फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगा। 2 केजी पे फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब सोचो, अगर तुम 4 केजी को ध्यान से देखो तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 12 न्यूटन। थोड़ा ट्रिकी है सवाल। और F1 की मैक्सिमम कितनी? 4 न्यूटन। जो 12 न्यूटन है वो क्या चाहता है? 12 न्यूटन वाला क्या चाहता है? कि ये अर्थ के साथ जुड़ा रहे, यानी कि रुका रहे, और 4 न्यूटन वाला चाहता है कि 2 केजी के साथ चले। हाँ, बिल्कुल सही बात सर, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। अगर तुम अच्छे से सोचो तो सोच, 4 न्यूटन जीतेगा कि 12 न्यूटन? भाई 12 न्यूटन क्या चाहता है? ये धरती के साथ जुड़ा रहे। हाँ सर। और 4 न्यूटन क्या चाहता है? कि ये 2 केजी के साथ चले। पर सोच, ज्यादा ताकतवर कौन है? क्योंकि 4 केजी पे इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर वाले पर है। हाँ सर, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? 12 न्यूटन वाला। अच्छा, 12 न्यूटन वाला क्या चाहता है? कि रुका रहे। हाँ सर, तो रुका रहे तो हमेशा रुका रहेगा। तो तू ध्यान से सोच, तो 4 केजी कभी भी नहीं चल सकता। इस डेटा के हिसाब से 4 केजी कभी भी चल नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तब चल सकता था जब अगर F1 मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती। किससे? F2 मैक्स से। पर F1 मैक्स तो कम है, तो धरती वाला फ्रिक्शन ही जीतेगा। और धरती वाले फ्रिक्शन की चाहत क्या है? कि वो धरती के साथ जुड़ा रहे, कि वो धरती के साथ जुड़ा रहे। हाँ सर, बात तो सही। तो चाहे आप कितना भी फोर्स ऊपर लगा लो, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, एनी फोर्स, एनी फोर्स, बोलो क्लियर है एकदम? एनी फोर्स, कोई भी फोर्स लगाओ, 4 केजी विल नॉट मूव। हाँ सर, क्यों? क्योंकि 4 न्यूटन, भाई मैक्सिमम फोर्स जो 2 केजी से 4 केजी भी लग सकता है, वो तो फ्रिक्शन है ना, वो कितना लग सकता है? 4 न्यूटन। अरे पर उसे रोकने वाला तो 12 न्यूटन है।
हाँ सर, तो कैसे चल सकता है 4 केजी? तो 4 केजी रुका रह गया। अगर 4 केजी रुका रह गया तो ये 2 केजी वाला सवाल तो सिंगल ब्लॉक सिस्टम हो गया। कन्वर्टेड टू सिंगल ब्लॉक सिस्टम, कन्वर्टेड टू सिंगल ब्लॉक सिस्टम। अरे बोलो क्लियर है क्या? कन्वर्टेड टू सिंगल ब्लॉक सिस्टम। अब तो कुछ नहीं, अब 2 लगाओ 4 लगाओ, 4 केजी तो चलेगा ही नहीं, 4 केजी तो चलेगा ही नहीं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि अगर फोर्स को 4 न्यूटन तक लगाओगे, 4 न्यूटन तक लगाओगे, अगर फोर्स को 4 न्यूटन तक लगाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी 0 होगा, और फ्रिक्शन को, फोर्स को जब 4 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी F माइनस 4/2 होगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। अरे हाँ सर, ये सवाल तो आसान हो गया। मैं ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत पूरा लेक्चर अपन 2 ब्लॉक सिस्टम को दे चुके हैं। यस और नो, बाकी फिर सोचोगे इसमें सवाल बहुत बन सकते हैं। सवाल नहीं रोक रहा हूं मैं आपको, चौथा सवाल था ये, बोलो यस और नो। हाँ सर, सोच अगर ऐसा डेटा होता कि ये F2 मैक्सिमम कम होता तो क्या F1 मैक्सिमम ज्यादा हो सकता था? हाँ, अगर ज्यादा होता तो क्या 4 केजी चल सकता था? तो आपको रेंज निकालनी पड़ती कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ये साथ चलेंगे। क्या इससे पहले वाले सवाल में ओपन कर चुके? हाँ, इससे पिछले वाले सवाल में F2 0 था ना, F2 0 था, यही तो अंतर था। अब सोच, मान लो F1 की वैल्यू होती 12 और F2 की वैल्यू होती 4, मान लो इंटरचेंज हो जाती, मान लो ऐसे समझो इंटरचेंज होती, डेटा ऐसा होता। अगर इंटरचेंज हो जाती, सोच तो इसमें मैक्सिमम आगे कितना लग सकता है 12, और पीछे कितना लग सकता है 4, तो 12 माइनस 4 8, तो 8/4। क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन हो सकता था? तो ए मैक्स फॉर साथ साथ क्या 2 आ जाता? हाँ, तो क्या ये बिल्कुल पिछले वाला सवाल बन जाता? हाँ, सोच इसे और टफ करना होता, म्यूएस और म्यू के अलग अलग ले लेते। याद कर, मैंने एक सवाल म्यूएस म्यू के अलग करके बताया था। सोच इसमें म्यूएस म्यू के अलग कर दें। याद करो, उस सवाल को समझने अपने 20 मिनट लगाए थे, दोबारा वैसा नहीं करेंगे। पर सोच अगर आ जाए तो क्या मैं दिमाग चला सकता? याद कर, म्यूएस म्यू के का ग्राफ भी बनवाया था किससे, पिछले लेक्चर में। हाँ सर, वापस 20-25 मिनट अपन खर्च नहीं करेंगे, कोई भी एक सवाल ले लो तो 20 मिनट फिर चले जाएंगे। पर मन में सोचो कि यार अगर म्यूएस म्यू के अलग भी होता तो सवाल टफ हो जाता। ऐसा समझ लो सब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल आए तो 10 नंबर का है कि नहीं? पर सोच अगर आ जाए तो मैं कर तो सकता हूं, मेरा दिमाग चलता है। यस और नो, ऐसा नहीं इसको और टफ नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे, अगर आपकी हैसियत लगी तो मैं आपको कराऊंगा आगे, जैसे जैसे अपना समय बढ़ेगा। सोच अगर अभी तो 2 ही ब्लॉक लिए हैं, क्या 3 ब्लॉक ले सकते हैं? और टफ करना हो 3 ब्लॉक ले लो, म्यूएस म्यू के अलग ले लो, 3 ब्लॉक ले लो, सब पे अलग अलग फोर्स लगा लो, प्राण निकल जाएंगे। पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो ही है प्राण से ज्यादा। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए कि एमएक्स निकालना पड़ेगा साथ साथ के लिए। तो हमेशा देखो कब तक साथ है, कब अलग अलग है। जब तक साथ है तब तक स्टैटिक, जैसे ही अलग हुए वैसे ही काइनेटिक। इससे ज्यादा आपके आने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। पर अगर आ जाए तो अपनी बुद्धि चलनी चाहिए। समय के साथ डीपीपी वर्कशीट में थोड़े थोड़े वैसे सवाल आपको दिए जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करा जाएगा। फिर बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दो तो भी सर हमें फील तो आती। बोलो क्लियर एकदम? अरे सोच लो, अरे पक्का। फिर से, क्या मैं इसमें 2 लेक्चर भी पूरे और निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल कमी नहीं है। मतलब भावनाओं में अगर बह जाऊं तो भाई साहब अपन हो सकता है कि 3-4-5 लेक्चर यही करते रहे बस। पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि सवालों की तो कोई कमी नहीं है। खैर, अब अपन इस कहानी से आगे बढ़ते हैं। द 4 kg विल नेवर मूव फॉर एनी वैल्यू ऑफ सो इट्स बिकम सिंगल ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब सोच अगला सवाल देख। अब ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के ऐसे दीवार पे ऐसे रख दिया, टिक टिक। सोच, जैसे मान लीजिए मैं तेरे को बताता हूं, मान ले ये मेरा मोबाइल है, ठीक, इस पे मुझे इस चीज को टिकाना है। ये ऐसे ले लेता हूं, देख। सोच ऐसे छोड़ दूं अगर तो गिर जाएगा नीचे। ये दीवार मान ले मेरा मोबाइल, ठीक। सोच मैं इसको अगर ऐसे दबा दूं तो रुक गया ना ये, देख। हाँ, सोच मैंने इसको रोका, इस ब्लॉक को। समझना अच्छे से, पहले समझिए रुकता क्यों है, इस बात को समझना अच्छे से। जैसे ब्लॉक है, इसको छोड़ दो नीचे गिर जाएगा। पर सोच ऐसे दबाओ तो बताओ एमजी को मेरी उंगली ने बैलेंस करा क्या? नहीं, मेरी उंगली तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रही है। तो एमजी को किसने बैलेंस करा? फ्रिक्शन। तो इस उंगली की क्या जरूरत थी? इस उंगली ने नॉर्मल दिया, उस नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन आया। उस फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस करा? एमजी को। हाँ,
तो अगर अपन दीवार पे ऐसे किसी ब्लॉक को टिकाते तो ऐसे ऐसे हाथ लगा के टिका देते हैं, जबकि अब दो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। mg को बैलेंस करने वाला तो वर्टिकल फोर्स चाहिए। आप हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाकर क्या क्रिएट करते हो? नॉर्मल। वो नॉर्मल क्या लाता है? फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक लेता है। हाँ सर, बात तो समझ आई। अगर अपन बहुत बेसिकली समझे कि ऐसे क्यों रुक जाता है, देखो कि जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो सोचो इस जगह पर n क्या है? F। नीचे क्या लग रहा है? mg। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। n mg नहीं है। अब n mg ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर फ्रिक्शन तो म्यू n होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो n क्या है? F। अगर इस ब्लॉक को ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल में इधर लग रहा है F, और इसकी वजह से क्या लगेगा? n। अगर ये कहीं नहीं जा रहा है तो n बराबर क्या होना चाहिए? F। हाँ सर। अब सोचिए NF आ गया। अब सोच यहां का जो फ्रिक्शन है, सोच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाता। तो क्या स्लिपिंग नीचे होती तो क्या इस पे दीवार द्वारा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा? इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन, यानी कि म्यू एफ। सोच, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, आपको क्या कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये रुकेगा? बहुत हल्का सर छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा। अरे यस और नो? हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। तो आपको थोड़ा दबा के लगाना पड़ेगा तब ये रुकता है। हाँ सर। तो कितना दबाना पड़ेगा? या अपन ऐसा समझें कि भाई कब तक किस फोर्स के लिए रुका रहेगा, किस फोर्स से ज्यादा के लिए रुका रहेगा, वो बात हमें समझ आनी चाहिए। अब सोच, यानी कि एफ मैक्स किससे बड़ा होना चाहिए? mg से। मान लो कि mg के लिए 10 न्यूटन है। कितनी है? अभी सवाल मत देखो। मान लो mg के लिए 10 न्यूटन है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है पॉसिबल, मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल म्यू एफ, वो 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर 10 से बड़ा होगा तो रोक लेगा, 10 से कम हुआ तो रोक नहीं पाएगा। तो अगर आप सोचो तो एफ किससे बड़ा होना चाहिए? mg बाई म्यू। mg बाई म्यू, mg बाई म्यू। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, f ग्रेटर देन mg बाई म्यू। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छा लगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ f फॉर सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वॉल एज शोन इन फिगर। तो यही तो सवाल है, तो लिखो आंसर, देखो f शुड बी ग्रेटर देन mg बाई म्यू। ये कहानी समझ आएगी क्या पहले? हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रोक पाएगा, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि वहां पे स्टैटिक लग रहा है, क्योंकि रुका हुआ है कौन? दीवार और ब्लॉक। चलने लगेगा तो करंट क्या जाएगा? तो F शुड बी ग्रेटर देन mg, कितना मास कितना? 20 बाई म्यू 0.2। बोलो क्लियर है एकदम? 200/2। अरे बोलो सही बोल रहा हूं क्या? अरे बोलो भाई सही बोल रहा हूं क्या? हाँ सर, F किससे ज्यादा होना चाहिए? 100 न्यूटन से। अगर 100 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक नहीं गिरेगा। बेसिक कहानी ये है, जनरलाइज करने वाली, सवाल के साथ साथ। बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी कहानी है। बोलो क्लियर है क्या? तो ब्लॉक क्यों रुका रहता है हमें समझ आता है। ब्लॉक क्यों रुका रहता है हमें समझ आता है। हाँ सर, बात तो क्यों दीवार पे ब्लॉक रुक जाता है जबकि हम फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाते हैं? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉर्मल देता है, उस नॉर्मल से एफएस मैक्स आता है। वो एफएस मैक्स अगर एमजी से ज्यादा हो गया तो इसका चलना संभव, इसका गिरना संभव नहीं, और कम हो गया तो गिर जाएगा, कम हुआ तो गिर जाएगा। हाँ, सोच, इसको भी टफ कर सकते हैं। कैसे टफ कर सकते हैं? देखो, ओहो 2 ब्लॉक लगा दिए, टफ हो गया। हो म्यू की वैल्यू 0 और 0.2। अच्छा अच्छा, 0 और 0.2, 0 और 0.2, 0 और 0.2। पहले मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, इन दोनों केजी के बीच में n1 है और ये n2 है। पहले तो n1 की वैल्यू कितनी है अगर ये 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है? बोलो n1 कितना है, सबसे पहला प्रश्न। अरे n1 कितना है राम लालो, श्याम लालो? बोलो, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। mg 20 इधर लग रहा है, mg 20 इधर लग रहा है। बोलो भाई, बोलो भाई, n1 की वैल्यू कितनी है? कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। बताओ n1 की वैल्यू कितनी है? सर 20 न्यूटन। जाहिर सी बात है भाई, 2 केजी पे इधर से 20 लग रहा है तो इधर से भी 20 लगना पड़ेगा। ठीक है, n2 की वैल्यू क्या इधर वाले 2 केजी ने, ये नीला वाला 2 केजी बना रहा हूं, इधर वाले 2 केजी ने क्या इस पे 20 न्यूटन ऐसे लगाया? हाँ, क्योंकि इस पे 20 न्यूटन उधर लगा था। हाँ, तो क्या ये n2, तो क्या n2 भी 20 न्यूटन के बराबर है? हाँ,
बैलेंस होना चाहिए ना, mg तो वर्टिकल में है, तो अगर ये ब्लॉक वर्टिकल में होते तो कहानी जुड़ती है, अभी नहीं जुड़ रही। हाँ, क्या N1 N2 20 है? बिल्कुल क्लियर, वो F आ गया बेसिकली। अगर ऐसे दो ब्लॉक लगा दो तो वैसे FF ही आएगा वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक सर, तो 20 20 आ गया, 20 20 खेल लेते हैं। अब सुन, अब देख यहां पर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, इस जगह पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। देख देख ये देख, ये दोनों को अगर अलग कर लें तो यहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं इस वाली जगह पर, ये ठीक। हाँ सर, यहां पे फ्रिक्शन नहीं, तो इसके दुखी और खुश होने का कोई मतलब नहीं। इसको खुश रहना है, इस वाले फ्रिक्शन को, इन दोनों के बीच के, इसको खुश रहना है फ्रिक्शन को। ये फ्रिक्शन कब खुश रहेगा? जब दोनों रुके रहेंगे कि दोनों साथ चलेंगे? सर दोनों साथ चलेंगे। अब बता कि इन दोनों केजी का एक्सेलरेशन कितना होगा? बोल बोल, नहीं तो लॉजिकली बताता हूं। हमेशा इन सवालों में ऐसा मान लेना चाहिए कि दोनों साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो समझो एक सिस्टम ऐसा हो गया, ठीक। तो दोनों पर कुल मिला के फोर्स कितना लगा नीचे? 40 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, नीचे एक्सलेशन आया ए। एफ इस पे ऊपर लगाओ, इस पे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मान लो ऐसे एफ एफ लगा लो, वो इंटरनल चला गया। अच्छा, 40 न्यूटन। मास कितना? तो एक्सलेशन कितना हुआ? कुल मिलाकर फोर्स 40 न्यूटन ही हुआ। 40 बराबर, क्योंकि इस जगह फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन 0 है, इसलिए यहां तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं इस जगह पे। हाँ सर, इन दोनों पे कुल मिला के 40 है। 40 बाई एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 40, टोटल मास 4, एक्सेलरेशन 10, साथ में एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो। अच्छा, अब सोच फ्रिक्शन कितना आया फिर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, 2 kg का सिर्फ, इस पे मान लो फ्रिक्शन लगा ऊपर, इधर भी मान ले एक बार, समझ में आ जाएगी बात। ये हुआ 20, ओके, ये हुआ 20, ये हुआ F, नीचे एक्सेलरेशन है 10, ये मास है 2 kg, ठीक, ओके। तो 20 बराबर 2 इंटू, सॉरी ऐसे लिखेंगे इक्वेशन, 20 माइनस एफ बराबर 2 इंटू 10, एफ की वैल्यू 0। हो, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली सोच, अगर 2 kg को फ्री छोड़ूं तो क्या वो 10 से गिरेगा? हाँ। 2 kg को इधर वाले 2 kg को 10 से फ्री छोड़ूं तो भी 10 से गिरेगा, इधर वाले 2 kg को फ्री छोड़ूं तो भी 10 से गिरेगा। अगर दोनों 10 से 7 गिरे तो इनके बीच का फ्रिक्शन तो खुश है, क्योंकि दीवार के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए सवाल ऐसा हुआ है। ध्यान समझना, तो कंफ्यूजिंग लगता है पर ध्यान समझ। अगर दोनों ब्लॉक, क्योंकि दीवार पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो रोक ही नहीं रही, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर दोनों को फ्री छोड़ देंगे, दोनों जी से गिरेंगे तो फ्रिक्शन तो खुश है ना। हाँ, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। बोले मेरे लगे बिना ही अगर ये दोनों साथ हैं, अगर मेरे लगे बिना ही ये दोनों साथ हैं तो फिर मुझे लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तब लगूंगी जब ये दोनों अलग होने का प्रयास करेंगे, यानी कि दोनों अंडर ग्रेविटी जी से फॉल करेंगे बिना किसी टेंशन के, और फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ सर, और ये मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया, और सेकंड सॉल्यूशन मैंने आपको लॉजिकल दिया। पर इस सॉल्यूशन देखने के बाद समझ आती है, अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है। ऐसा तब नहीं होता अगर दीवार पे फ्रिक्शन आ जाता। अगर दीवार पर फ्रिक्शन आ जाता तो ऐसा होता ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसे 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 लो, सुनो भाई। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट डाउन विद g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक भाई, ये क्लैरिटी आ गई अपने को। ठीक, आ जाओ। अब मान लो कि दीवार और इसमें फ्रिक्शन होता, वही सवाल, पॉइंट 1 पॉइंट 2। हो, अरे सर, करो 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 जैसे सोचा था। अब दोनों को एक साथ मान लेना, दोनों को एक साथ मान लेना, अपने आप बात समझ आ जाएगी। देखो 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 देखो, क्या करें, दोनों को एक साथ मान लो। करते हैं पहले, चलो मैं करता हूं, चलो अच्छा सवाल है, मिलके करते हैं। पर पहले बताओ, यहां पे नॉर्मल 20, यहां पे नॉर्मल 20, यहां का फ्रिक्शन F1 मान लेते हैं। F1 मैक्स कितना हुआ? 20 इंटू 0.2, 20 इंटू 0.2 इज 4 न्यूटन। यहां का F मैक्स, F2 मैक्स 20 इंटू 0.1, 2 न्यूटन।
ठीक सर, मान लेते हैं कि दोनों साथ गिर रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों साथ गिर रहे हैं तो सिस्टम मान लो, चिक 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 चिक, नीचे कितना लग रहा है 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना ए, जो दोनों 2 केजी के बीच का फ्रिक्शन होगा वो तो इंटरनल है, सिस्टम में उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, F2 मैक्स, अगर ये सिस्टम एक साथ नीचे आ रहा है तो क्या दीवार और 2 केजी के बीच का फ्रिक्शन काइनेटिक होगा? हां। तो क्या वो पूरा लगेगा? हां। क्या अपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग लगेगा? हां। मतलब क्या इस सिस्टम पर वो ऊपर लगेगा? हां, यानी कि वो लगेगा ऊपर और उसकी वैल्यू होगी 2 न्यूटन, यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 40 माइनस 2 बराबर 4 इंटू ए। 40 माइनस 2 बराबर 4 इंटू ए, बिल्कुल सही। तो ए की वैल्यू आई 40 माइनस 2 कितना हुआ 38/4, यानी कि 38/4 का कितना मतलब हुआ 19/2। 19/2 का मतलब 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि दोनों साथ साथ अगर चलें तो इतने से चलें, पर इसमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ध्यान से देखें, क्या चेक करना पड़ेगा, अच्छे समझे। चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 केजी, इस 2 केजी का एफवीडी बनाओ, इस 2 केजी का, इस 2 केजी का एफवीडी कितना, इसका नीचे लगा 20, एक्सेलरेशन है 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रिक्शन लगा होगा ऊपर। ठीक सर, आपको कैसे पता फ्रिक्शन ऊपर लगा होगा? नीचे भी मान लेगा तो अपोजिट आ जाएगा, परेशान मत होना। इसकी इक्वेशन क्या लिखें, 20 माइनस एफ बराबर 2 इंटू 9.5, 2 इंटू 9.5 इज 19, तो एफ की वैल्यू आई 1 न्यूटन। मतलब अगर इस 2 केजी को 9.5 से नीचे ले जाना है तो हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 1 न्यूटन है। क्या ये रिक्वायरमेंट मैक्सिमम पॉसिबल से कम है? हां है। मतलब जो हमने साथ साथ माना था वो सही है। समझना अच्छे से, ये सिर्फ ये आंसर नहीं हो गया डायरेक्ट, ये हो रहा है, इसका वेरिफिकेशन इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन देगा। ये होने के लिए इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन चाहिए? इतना, 1 न्यूटन। क्या 1 न्यूटन संभव है? हां है। क्यों? क्योंकि संभव तो 4 न्यूटन तक है। अगर ये कितना चाहिए साथ रहने के लिए, ये अगर 1 न्यूटन की जगह 6 न्यूटन आ जाता तो फिर इसका मतलब इनका साथ रहना संभव नहीं है। ऐसे करते हैं सवाल, तो फिर इनका साथ रहना संभव नहीं है। तब फिर आपको वापस से कहानी, अगर साथ रहना संभव नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा लो। कौन सा लगा लो? काइनेटिक। यस, फिर सॉल्व कर लो, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं कैसे, एक सवाल 2 सवाल के अनंत, बहुत सारे। मैं हर एक वैरायटी का एक एक बना रहा हूं। देख, मैंने ऐसे 2 ब्लॉक लगा लिए, एक बार दीवार को स्मूथ रख लिया और एक बार दोनों को रफ रख लिया। ठीक है, तो देख दोनों सवाल कर दिए। क्या पर इनमें बहुत वैरायटी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। समझो अच्छे से कि हमने क्या करा। हमने पहले मान लिया दोनों साथ हैं, दोनों साथ मान के एक्सप्रेशन निकाल लिया। क्या उस एक्सप्रेशन को निकाल कर माना कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो कितना फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट निकाल ली। अगर वो रिक्वायरमेंट मैक्सिमम पॉसिबल से कम है तो जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है 4 न्यूटन लगने तक की, पर हमें तो 1 न्यूटन लगने में ही दोनों साथ हो गए हैं। अगर दोनों साथ हो गए हैं तो फिर फ्रिक्शन खुश है, तो वो स्टैटिक ही लग रहा है। यानी कि दीवार और 2 केजी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों 2 केजी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और सिर्फ 1 न्यूटन लग रहा है और दोनों 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहे हैं। क्या कुछ कुछ बात समझ आई है? फिर कह रहा हूं, अब कोई आसान खेल नहीं, दिमाग वालों का खेल है। बोलो आया कि नहीं आया? आया सर। अरे यस और नो? अरे बोल दो भाई यस और नो। हाँ सर। फिर सोचो, क्या मैं ऐसे बहुत सारे सवाल करा सकता हूं? जाहिर सी बातें नहीं कराऊंगा, पर क्या बन सकते हैं बहुत सारे? हाँ, हाथ का मैल है। चाहो तो फिर एक लेक्चर इसी पे निकाल लो। पर अपन आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ सर, हमने एक के ऊपर एक ब्लॉक भी रख लिया, ऐसे दीवार पे भी ब्लॉक रख के देख लिया, दीवार पे 2 ब्लॉक भी रख के देख लिए। अच्छा, अब देख आगे बढ़ते हैं।
अब देख आगे बढ़ते हैं। लो भाई तो हो गया भाई, कर लिया हमने आंसर, देख लो बस आंसर चेक कर लो। ओहो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो सोचा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके तो ये ब्लॉक ब्लॉक हो गए। अब सोच इन ब्लॉक को अपन इंक्लाइंड प्लेन पे रख दें। एंगल ऑफ रिपोज कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं आपको समझाता हूं। इसी को ले लेते हैं, है ना। मान लो कि मेरा हाथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। अब सोच अगर मैं इस हाथ से का ऐसे इस पे रखूं, क्या देखा, स्केल पे रख के देखता हूं, देखा, हाँ हाँ। मान लो कि स्केल दिखाई दे रहा है क्या तुमको, दिखाई दे रहा है, हाँ। मान लो कि मैं इस स्केल का एंगल ऐसे बढ़ाऊं, क्या कुछ एंगल तक टिका रहा, और क्या एक एंगल ऐसा आया जिस पर ये स्लिप कर गया। ऐसे हाथ पे भी करके देख लो, अगर मैं ऐसे हाथ का एंगल बनाऊं, क्या एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे स्लिप कर जाएगा। जैसे आप अपनी सरफेस को ऐसे 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 उठाते जाओ और जिस एंगल पर वो स्लिप कर जाता है, पहली बात उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब समझें एंगल ऑफ रिपोज डेफिनेशन वाइज क्या हुआ, द मिनिमम एंगल थीटा आर मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। प्रैक्टिकली ऐसे समझ आना चाहिए, स्लिप हो गया, अरे थोड़ी तो देर लगा, स्लिप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। हाँ सर, तो जिस एंगल पर अगर हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाएं तो जिस एंगल पर वो स्लिप कर जाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। पहले समझें कि भाई पहले समझें कि भाई एंगल ऐसे बढ़ा और देख, ओ हो ऐसा हुआ क्यों, पहले समझते हैं। देखो देखो ऐसे एंगल बढ़ा, नीचे क्या लगा, ये एंगल थीटा जिसपे मान लो स्लिप करना चालू करा, इधर लगा mg, इधर आया mg cos थीटा, इधर आया mg sin थीटा, ऊपर लगा नॉर्मल। तू बहुत ध्यान से सोच, तो जब अपन ना ये ब्लॉक ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आप इसका एंगल बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, mg। जैसे मान लो आपसे बोलूं कि थीटा इंक्रीजेस तो mg sin थीटा इंक्रीजेस, हाँ mg cos थीटा डिक्रीजेस। हाँ इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है तो क्या इधर लगता है mg cos थीटा, ध्यान से देखो तो क्या mg cos थीटा और n बैलेंस होते हैं, क्या n की वैल्यू mg cos थीटा होती है, n की वैल्यू क्या होती है mg cos थीटा। हो तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर अपन बात कर चुके हैं, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर ओके एन होता है mg cos थीटा। तो सोचो फ्रिक्शन, एन तो mg cos थीटा है, अच्छा नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है mg sin थीटा, रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। अगर ये नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। हाँ सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एन। हाँ तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ओके सर, अब सोच जब थीटा बढ़ाएगा तो एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, एम जी कॉस थीटा घटेगा, एफ की मैक्सिमम वैल्यू भी घटेगी। हाँ सर, एफ की मैक्सिमम वैल्यू भी घटेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब एम जी साइन थीटा, खींचने वाला फोर्स तो घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, और रोकने वाला फोर्स घट रहा है। ओके सो जब आप हॉरिजॉन्टल में थे तो खींचने वाला एम जी साइन थीटा फोर्स 0 था और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम म्यू एम जी थी, तो रोकने की ताकत तो म्यू एम जी है, खींचने की ताकत ही नहीं है तो ये लगेगा ही नहीं। पर जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे खींचने की ताकत बढ़ेगी और रोकने की मैक्सिमम क्षमता घटेगी। सोचो जस्ट स्लिप कब करोगे, सोचो जस्ट स्लिप कब करोगे, जब खींचने की क्षमता मैक्सिमम रोकने की क्षमता के बराबर हो जाए। हाँ सर, यानी कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी ने एम जी को मार दिया, टेन थीटा बराबर म्यू, थीटा इक्वल टू
टेन इनवर्स म्यू। हो, यानी कि अगर एंगल टेन इनवर्स म्यू से कम है तो इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। फ्रिक्शन वाले इसकी बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो हमेशा गिर ही रहा था, याद कर एनएलएम में। हाँ, पर अगर फ्रिक्शन आ जाए और इंक्लाइंड प्लेन हो तो अगर एंगल टेन इनवर्स म्यू से कम है, अगर थीटा लेस देन टेन इनवर्स म्यू है, बोलो क्लियर है, देन नो स्लीपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और थीटा टेन इनवर्स म्यू से ज्यादा है देन स्लीपिंग। हाँ सर, ये कहानी तो समझ आ गई। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा सर, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। हाँ चलो, तो ये कहानी समझ आई क्या? उतार लो इसको। अरे यस और नो? अरे पक्का? नहीं आया, नहीं आया, चलो बताओ। समझ आ गई क्या? इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन भी लिखी हो तो मिनिमम एंगल थीटा आर मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। किताबी डेफिनेशन छोड़ो, फील वाले पे ध्यान दो। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, फील वाली बात आएगी। यस और नो? हाँ सर, बात तो आप अच्छी करते हो, कुछ भी कहो सर, मास्टर तो आप अच्छे हो। क्या कहते हो? नाम मत लिख देना, है ना, घर पे आ जाना है मैंने, है कि नहीं? ऐसा ही एक एंगल और होता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं, कभी कभी 11वीं में काम आ जाती है कोई खास बात नहीं। वो और ये एंगल बराबर होते हैं, इसलिए उनको एक साथ बता देता हूं, एक साथ समझा देता हूं। पर इंक्लाइंड प्लेन पे अपन वापस आ जाएंगे। एक और तरीके से डेफिनेशन दी जाती है जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तो हो गया भाई, हो गया, काम खत्म। ये आ गया ना थीटा टेन इनवर्स। एक और डेफिनेशन के साथ लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसका इंक्लाइंड प्लेन से ज्यादा लेना देना नहीं है, पर ये दोनों एक जैसे होते हैं इसलिए साथ में पढ़ा रहा हूं। बाकी अपने आना वापस किस पे? अपने इंक्लाइंड प्लेन पे। कहानी इंक्लाइंड प्लेन की चालू हुई है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक ब्लॉक है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगे, अगर इसे हॉरिजॉन्टली खींचा जाए ऐसे, तो क्या उस पर एक एफ मैक्स पीछे लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल लगेगा। जब ये लिमिटिंग और आर एन का रिजल्टेंट ही क्या कांटेक्ट फोर्स होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। बोला गया कि कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इस अल्फा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बाय डेफिनेशन, कि जब ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली खींचा जाए और उसमें लिमिटिंग की कंडीशन आ जाए, लिमिटिंग की, तो नॉर्मल और लिमिटिंग मिलाकर कांटेक्ट फोर्स बनाते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स और वर्टिकल के बीच में, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन। अब सोच, तेरे को नहीं लगता कि टेन अल्फा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी कि एफ एस मैक्स अपॉन एन? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एफ एस मैक्स क्या होता है? एफ एस मैक्स लिमिटिंग होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। तो कैसे रख सकते हैं? म्यू एन बाई एन। ओ हो, तो क्या टेन अल्फा की वैल्यू भी आई म्यू? तो क्या अल्फा की वैल्यू आई टेन इनवर्स म्यू? तो क्या ये वैसी ही वैल्यू आई जैसी एंगल ऑफ रिपोज थी? पर डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। यही समझाने के लिए एक साथ पढ़ा कि डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, उनकी वैल्यू सेम आ जाती है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब अलग है कि जब एक हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक रखा हो, उस पर फोर्स लगाया जाए और लिमिटिंग वैल्यू आ जाए, तो कांटेक्ट फोर्स और वर्टिकल यानी कि नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जब हम एंगल बढ़ाएं तो जिस एंगल पे जस्ट स्लिपिंग होती है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, आ गई, दोनों की सेम आती है, इसलिए बताया भले सेम आ गई है पर डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। हाँ सर, तो ये याद रखना, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। अपन वापस आएंगे इंक्लाइन प्लेन पे ही। टेन इनवर्स म्यू, हाँ सर समझ आ गया एकदम। टेन इनवर्स समझ में आता है ना तुम्हें? हाँ सर समझ आता है। फिर टेन को लिया तो इनवर्स हो गया। इनवर्स पढ़ाया जाएगा, 12th में आता है तुम्हारे मैथ्स में बहुत तगड़ी तरीके से। ओके सर, बात आपकी हमें समझ आई। चलो भाई, अब क्या करें? बस अब कुछ नहीं, देख लो, ये तो अपनी बात आ गई। अच्छा, दोनों को एक साथ दिखा दिया तो दोनों बराबर आ गए, ये जो अपन ने करा। थीटा आर इक्वल टू एल्फा। थीटा आर इज व्हाट? ये लिख लो बस,
ये उतार लो बस, ये ऊपर लिख चुके हो तुम। थीटा आर इक्वल टू अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज। थीटा आर इज व्हाट? एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा इज व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोनों की डेफिनेशन दिमाग में सेट होनी चाहिए, दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू है। ओके यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है, मास्टर अपना सुंदर है। फिर हंस रहे हो तुम लोग यार, गजब कर रखा है तुम लोगों ने। ऐसा सुंदर और सुशील मास्टर मिलेगा क्या तुमको? बताओ मेरे को, मिलेगा क्या? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, क्या कहते हो? कितने साल का लगता हूं मैं तुमको? है भाई? अरे बताओ बताओ, क्या 40 और 45? और मात्र मेरी उम्र अभी है 36 साल। कितनी? 36 साल। 25 का लग रहा हूं क्या? है कि नहीं? हाँ सर, लग तो 25 के रहे हो आप। अरे यस और नो? यस सर। चलो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई, बातें हो गई, मास्टर की एज का पता पड़ गया, है कि नहीं? तुम तो मेरी आधी उम्र के भी नहीं होंगे अभी, है ना? हाँ, तुम तो 15 से 18 साल के बीच में होंगे, और क्या 16 से 18 साल के होंगे, और क्या, है कि नहीं? हाँ सर। चलो भाई, अब एक सिंपल सी बात, अब ब्लॉक ऑफ मास है स्लाइडिंग, वही इंक्लाइन प्लेन में वापस आ गया। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इंक्लाइन प्लेन पे कहानी करनी है। ब्लॉक ऑफ मास है स्लाइडिंग डाउन फिक्स्ड वेज व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज इज म्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एंड द ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेशन। सिंपल। पहली बात अपन ये मान लेते हैं अब कि थीटा थीटा आर से बड़ा है। थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिपोज मान लेते हैं। अब पहले एक बात समझो, ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स देख लो बस, और क्या, आ जाओ, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। इधर क्या लगा? mg, इधर क्या लगा? mg sin थीटा, इधर क्या लगा? mg cos थीटा। क्या n की वैल्यू है mg cos थीटा? अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है, नहीं बोला हुआ तो मान लेना चाहिए। थीटा किससे बड़ा है? थीटा आर से। तो स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर होगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? कितना? म्यू एम जी कॉस थीटा। वैसे वास्तविकता में म्यू के एम जी कॉस थीटा लिखना चाहिए, पर अगर सिर्फ म्यू दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? म्यू, तो क्या म्यू के और म्यू एस सेम होता है? अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये जो थीटा आर में टेन इनवर्स म्यू आया है, ये म्यू म्यू के है कि म्यू एस है? बोलो। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी जो म्यू है वो म्यू एस है कि म्यू के है? लॉजिकली डेफिनेशन को सोच के बोलो, बोलो। जस्ट स्टार्ट करता है तो ये क्या है? टेन इनवर्स म्यू में म्यू एस होता है। ये याद रखना, ये बात कंफ्यूज मत होना। अगर कभी अलग अलग दे देगा म्यू एस और म्यू के, तो आपको बात समझ आनी चाहिए। तो टेन इनवर्स म्यू में म्यू क्या है? म्यू में म्यू है म्यू एस। म्यू एस यानी कि म्यू स्टैटिक, यानी कि म्यू स्टैटिक। ओके सर, बात समझ आई। और जब अगर थीटा बड़ा है थीटा आर से और ब्लॉक नीचे चलने लगे तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा? काइनेटिक। अब देखो इस ऐसे डायरेक्शन में क्या ब्लॉक ऐसे चलेगा ये एक्सेलरेशन से? तो सोचो, mg साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ काइनेटिक फोर्स म्यू के mg cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma की इक्वेशन लिख दी मैंने। हाँ, m मर गया, a की वैल्यू क्या आई? g साइन थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। हो ये एक्सप्रेशन आया। अगर एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे, अगर एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो स्लिप करेगा ही नहीं, स्लिप करेगा ही नहीं। सोच, अगर ये एंगल, अगर सोच, ये वाली कंडीशन तो तब थी जब हमने माना थीटा किससे बड़ा है? थीटा आर से। सोच अगर थीटा थीटा आर से छोटा है, थीटा थीटा आर से छोटा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन होगा 0। और क्या फ्रिक्शन स्टैटिक होगा? और क्या उसकी वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस थीटा होगी कि एम जी साइन थीटा होगी? एम जी साइन थीटा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ उतना ही लगेगा जितना उसको जरूरत है। क्या जरूरत पूरे की है कि एम जी साइन थीटा की है? एम जी साइन थीटा की है। हाँ सर, कंफ्यूज मत हो यार,
अगर थीटा थीटा आर से कम है तो चलेगा नहीं, एक्सलेशन 0 है, तय बात है। पर क्या फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा होगा? नहीं, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है। हमें चाहिए कितना रोकने के लिए? mg sin थीटा, तो mg sin थीटा ही लगेगा। पर अगर उससे ज्यादा है जो जनरली आता है तो एक्सलेशन की वैल्यू आई g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ओके, एक बात नोट करो इसमें, ये इंडिपेंडेंट ऑफ m है। सोच, अगर सरफेस सेम है, एंगल सेम है और म्यू सेम है, तो 2 किलो रखो, 10 किलो रखो, 100 किलो रखो, कितना भी रखो, जैसे ग्रेविटी में छोड़ते हैं ना अपन, 2 10 20 50 कितने भी किलो छोड़ो, सबका सबका एक्सप्रेशन जी, ऐसे इसमें भी है। कितना? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम। देख इक्वेशन में आया है, ध्यान रखना थोड़ा सा कि 2 किलो को छोड़ूं कि 4 किलो को छोड़ूं। मान लीजिए कोई आपसे बोले कि ऐसे एक 2 किलो और ऐसे एक 4 किलो, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, यहां पे भी म्यू, यहां पे भी 0.2, यहां पे भी 0.2। बताओ कौन जल्दी नीचे आएगा? अगर ये सवाल पूछ रहे कौन जल्दी नीचे आएगा, मान लो एल सेम है दोनों का, ये एल, कौन जल्दी नीचे आएगा? नीचे आने का टाइम बोलो, किसका जल्दी होगा? 2 किलो का कि 4 किलो का? सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सॉरी, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दोनों का सेम है तो एक्सेलरेशन सेम है, दूरी सेम है, तो भाई साहब हाफ बराबर 80 स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, सेम आएगा। हाँ सर, बात तो आप सही बोले, बोलो यस और नो। हाँ सर, क्या ये बात समझ आई है? हाँ सर, समझ आई है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, चलते चलो, आओ। ये इंक्लाइन प्लेन के एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को बेसिक सी कहानी समझ आ गई। एक्सेलरेशन दिया होगा तो हम निकाल लें। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं सिंपल, शर्म आ रही है मुझे पूछते हुए, ये उतार लिया तुम लोगों ने? उतार लिया? ठीक है, अपने मन से पूछना, सवाल कराऊंगा नहीं मैं। मान ले मैं तेरे से एक सवाल पूछूं ऐसे टिक टिक, बोलू एंगल 53 डिग्री है, मास 5 किलो है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या निकाल सकता है? मान लो लेंथ 10 मीटर है, बताओ टाइम क्या होगा? क्या निकाल सकता है? टाइम कैसे निकालेगा? 10 मीटर पे बराबर हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। हाँ सर। पूछे जब यहां पहुंचेगा तो रफ्तार क्या होगी? तो क्या v बराबर u प्लस 80? हाँ सर। क्या सिंपल काइनेमेटिक्स लग रही है? हाँ। क्या ये सवाल तुम कर सकते हो? अपने मन से पूछो। हाँ कर सकते हो। तुम ग्राइंड ब्लेंडर का सिंगल ब्लॉक को छोड़ दो तो उसके साथ क्या होगा? चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कितनी देर लगाएगा, क्या होगा? कि सिंगल ब्लॉक रिलीज ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या मुझे पीएचडी करनी आती है? हाँ सर। फिर से सुनना, क्या पीएचडी करनी आती है मुझे? सिंगल ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इफ रिलीज्ड, आई नो एवरीथिंग। चलेगा नहीं चलेगा एंगल पे डिपेंड कर जाएगा, एंगल और म्यू पे। चलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, तो कितना टाइम लगेगा, वो काइनेमेटिक्स हो गई। ऐसे फील आनी चाहिए। तो आपको अभी तक जो मास्टर ने सिखाया वो क्या सिखाया कि भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एक सिंगल ब्लॉक को रिलीज कर दे तो चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम होता है। तो टाइम, एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना हो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। टाइम, एक्सेलरेशन कुछ भी हो निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोले, बात तो मैं सही बोलता हूं, तू नहीं समझता बस। बस लो, चाहो तो इस सवाल को होमवर्क लिख लो। क्या क्या बताना है आपको, ऐसे ही बना दिया लो सवाल। टाइम और वी घर पे खुद ही निकालना और कॉन्फिडेंस रखना कि तूने सही निकाला है। फुल क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। ओके, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, मैं मोटा होता जा रहा हूं। चलो, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं है ना वो साइकिल नहीं आती, वो वजन कम करने वाली, वो ले आके तुम्हें पढ़ाता भी रहूंगा, साइकिल भी चलती रहेगी। क्या कहते हो यार, है कि नहीं? हाँ सर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत बातें कर ली। आ जाओ भाई,
तो म्यू एम जी कॉस थीटा ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, एफ की वैल्यू ठीक है तो हमें समझ आता है, और एक्सलेशन अपना आ गया ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, हमने तो वो पहले ही निकाल लिया। ठीक भाई, अब एक बढ़िया बात बताता हूं, तो एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर अपन ऐसे कर दें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, अब हम फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं, इस फोर्स को प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? सुने, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन द बिलो सिचुएशन फॉर विच 2 kg ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, 0.5 दे रखा है, 2 किलो दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है। पहले तो अपन ये देखें कि अगर अपन देखें तो 2 kg पर इधर लगेगा है, थोड़ा सा इसका एफडी बना लेता हूं, यहां पे देख, ये 2 kg पर इधर लगेगा ये mg sin 37, ये mg cos 37, 20 cos 37 is 16, इधर लगेगा 12, इधर लगेगा f, इधर लगेगा अपना n। क्या n की वैल्यू पक्का 16 होगी? हाँ, तो f max की वैल्यू क्या 0.5 इंटू ये, तो क्या 8 न्यूटन होगी। ये कहानी मेरे को समझ आ गई। नॉर्मल 16 आ गया, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होना संभव नहीं है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। ठीक, अब उसने बोला कि आप एफ फोर्स की रेंज बताओ। ध्यान सुनना, थोड़ा लंबा चलेगा ये सवाल, पर फील कराएगा आपको। एफ फोर्स की रेंज बताओ कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। पहली बात, अगर एफ 0 हो तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है? 12, पर रोकने वाला फोर्स कितना है? 8। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। किधर? नीचे। तो अपन फोर्सेस की वैल्यू को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। सुन ध्यान से अच्छे से। अच्छा देख, इसको ऐसे लाए, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अपना एफ एस मैक्स कितना आया था? 8। नॉर्मल कितना आया था? कितना आया था नॉर्मल? 16। नीचे एमजी साइन थीटा कितना है? 12, और ऊपर लग रहा है। सोच, फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? बोल, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। क्या पूरी अपनी जान झोंक देगा? हाँ। कितनी? 8 न्यूटन। फिर भी इसे रोकना संभव नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 12 माइनस 8, 4/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे। क्या 0 न्यूटन की केस में ये कंडीशन समझ आ रही है? हाँ, तो देख तीनों चीजें भर दें अपन। ये नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे दिख रहा है फोर्स, एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स के लिए 0 भरेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2। फ्रिक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन होगी पीछे, मैग्नीट्यूड होगा 8, और नेचर क्या होगी? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। यानी कि अगर मैं फोर्स 0 से भरूं तो ये कहानी ऐसे आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 न्यूटन और काइनेटिक। ओके, बिल्कुल सही सर। जो अपन ने सोचा था, जो अपन ने सोचा था वो मैच कर गया। देख, हाँ, अपन ने सोचा था ना। अब फोर्स के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा, तुझे फील आएगी। लो भाई, अच्छा, अब मान ले कि मैं फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन कर दूं। कितनी कर दूं? 4। मैं कह रहा हूं चल पहले एक बार और कुछ अलग करते हैं। मान लो फोर्स की वैल्यू 4 की बजाय एक केस और लेते हैं, 4 की बजाय 2 न्यूटन कर। अगर फोर्स के लिए ऊपर 2 न्यूटन लगाई, नीचे कितना है? 12। क्या अभी भी अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या नीचे लो लग जाएगा? हाँ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। कितना लग सकता है? 8। अपनी पूरी ताकत झोंक दे तब भी इसे रोकना संभव नहीं है। तो सोच, अगर 2 करूं फोर्स की वैल्यू, तो सोच 2 और 8 10, 12 माइनस 10 2, क्या एक्सेलरेशन आया? 1। हाँ, फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक लगा पीछे, बीच में मैंने एक और केस ले लिया 2 न्यूटन वाला। एनिमेशन में अपना 4 आएगा, एक और ले लिया। हाँ सोच, ये बीच में केस लिया मैंने ऐसे ही। हाँ, बोलो क्लियर? अच्छा ठीक। अगर 4 न्यूटन ले लूं तो 4 न्यूटन ले लूं तो सोच, 12 में से 4 गया 8, अभी भी नीचे जाना चाहेगा, पर फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? पीछे। फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंके तो कैसे रोक पाएगा? हाँ, रोक लेगा। फ्रिक्शन कितना लगा बोल? 8 न्यूटन। हाँ, 8 और 4 पीछे कितना? 12, नीचे कितना? 12। ओ तेरी, क्या फ्रिक्शन रुक गया और खुश हो गया? हाँ सर, बिल्कुल रुक गया और
खुश हो गया। तो सोच, जब 4 न्यूटन लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा पूरा 8 न्यूटन, रुक गया है तो काइनेटिक लगेगा, सॉरी स्टैटिक लगेगा और पीछे लगेगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। देख 4 न्यूटन पे एक्सेलरेशन 0, हाँ सर बिल्कुल सही। 8 न्यूटन पीछे लगा पूरा और स्टैटिक। ओके, सोच मैंने बीच में 2 न्यूटन भी घुसा दिया था। 2 न्यूटन में क्या हुआ था, ये 1 हो गया था, ये ऐसे 8 ही रहा था और ये काइनेटिक हो गया था। अरे यस और नो? हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो। अच्छा सोच, अब और फोर्स बढ़ाऊं तो सोच 4 न्यूटन, ये 4 था, ये 4 था तब ये कहानी आई थी। क्या 0 से लेकर 4 तक क्या ये ब्लॉक नीचे लुढ़कता रहा? पर 4 अगर है तो फिर ये नीचे लुढ़केगा नहीं। तो लोअर वैल्यू ऑफ फोर्स तो 4 आ गई। आप सोचते हैं बढ़ाने पर क्या होगा? सोच अगर मैं फोर्स को 4 से ज्यादा कर दूं तो ब्लॉक क्या ऊपर चलने लगेगा? सोच अगर मैं फोर्स को 4 न्यूटन से ज्यादा कर दूं, 4 पे तो रुका हुआ है ना, सोच अगर मैं फोर्स को 4 न्यूटन से ज्यादा कर दूं तो क्या ब्लॉक ऊपर चल जाएगा? मान ले 5 कर दूं तो क्या ऊपर चल जाएगा? सोच ले। नहीं, यही तो जादू है, यही तो फ्रिक्शन रेंज लाता है, यही तो फ्रिक्शन रेंज लाता है। अच्छा सर नहीं चलेगा ऊपर, सोच क्यों? फ्रिक्शन क्या चाहता है? चलना चाहता है कि दोनों का साथ रखना चाहता है? साथ रखना चाहता है। अब सुन कैसे। मान ले कि मैं एफ के लिए 8 न्यूटन ले लूं, तो इधर 12 और इधर 8, रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 4। फ्रिक्शन क्या चाहता है? चले पूरा 8 लगेगा कि 4 लगेगा? अरे अगर फ्रिक्शन 8 लग गया ऊपर तो 8 और 8 16, 16 माइनस 12 4, 4/2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ आ गया। अरे फ्रिक्शन क्यों लगेगा 8? जब 4 न्यूटन लगने पर दोनों रुके हुए हैं। फ्रिक्शन क्या चाहता है? 4 केजी और वेज, सॉरी 2 केजी और वेज साथ रहे ना, तो 8 क्यों लगेगा? 4 में जब दोनों साथ रह रहे हैं तो 4 लग जाएगा। हाँ सर, ये 4 कैसा होगा? स्टैटिक। और एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0। हाँ, जब कम में ही काम चल रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं? अरे हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। लो भाई देख, 8 न्यूटन लगने पे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 4 न्यूटन और स्टैटिक। ओ हो, बात समझ आ गई सर। अब सोच, सोच अगर मैं फोर्स जितना नीचे 12 खींच रहा उतना ही ऊपर 12, तो फ्रिक्शन कितना चाहिए? बोल। चाहिए ही नहीं, रुका हुआ है। फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो फ्रिक्शन लगेगा 0, होगा स्टैटिक और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, तो 4 से लेकर 12 तक फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि भाई जब तू चल ही नहीं रहा तो मैं तो खुश हूं, कम लगने में ही काम चल रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ाया 4 से 12, क्या फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती गई? तो फ्रिक्शन तो खुश है कि कम ताकत में ही दोनों प्रेमी साथ हैं, इनके बीच का प्रेम बढ़ रहा है। हो ठीक है सर, तो फ्रिक्शन आ गया 0। ठीक भाई ठीक सर, तो अपना 12 न्यूटन पे भी यही कहानी आ गई। लो 12 0 0 n, ठीक स्टैटिक। अब सोच अगर मैं फोर्स के लिए 12 से ज्यादा कर दूं, किससे ज्यादा कर दूं? 12 से ज्यादा, तो क्या ये ऊपर चल जाएगा? किससे ज्यादा कर दूं? 12 से ज्यादा कर दूं, मान लो 13 कर दूं, तो क्या ये ऊपर चल जाएगा? अरे यस और नो? तो क्या ये ऊपर चल जाएगा? अरे बोलो यस और नो? चलेगा कि नहीं चलेगा ऊपर? नहीं, अभी भी नहीं चलेगा। सोचो कैसे। सोच मान लो 12 की एफ के लिए 16 ले, तो 16 में से 12 गया तो कितना बचा? 4। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 4। फ्रिक्शन तो अभी लगा ही नहीं, फ्रिक्शन की बात में ऐसे लगा 4। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ब्लॉक ऊपर जाने लगता? फ्रिक्शन क्या चाहता है? 2 केजी और इंक्लाइन प्लेन साथ रहे। हाँ सर, चाहता तो यही है, उसकी चाहत तो यही है सर, बिल्कुल सही। तो अगर ये चाहता है कि दोनों साथ रहें, अगर ये चाहता है कि दोनों साथ रहें तो रहें। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो। ठीक सर ठीक सर ठीक सर। तो यार फ्रिक्शन ने बोला, फ्रिक्शन की कोई ऐसी कंस्ट्रेंट थी क्या कि मैं ऊपर ही लगूंगा? मैं नीचे भी तो लग सकता हूँ। सोच अगर फ्रिक्शन इधर 4 न्यूटन लग जाए, क्या वो 4 न्यूटन लग सकता है? हाँ, वो तो 8 तक लग सकता है। सोच अगर फ्रिक्शन नीचे 4 न्यूटन लग जाए तो भी 2 केजी रेस्ट पे रहेगा। क्या यही फ्रिक्शन चाहता है? हाँ। अरे हाँ सर, तो 16 पे भी नहीं चलाएगी। 16 पे फ्रिक्शन कहां लग गया? नीचे।
स्टैटिक क्योंकि रुका हुआ है, और एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ने सोच अपनी डायरेक्शन इधर से इधर कर ली क्योंकि उसे फिजिक्स आती है, उसका काम वो कहता है भाई मैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक, ध्यान सोच, तो फ्रिक्शन रोकने के लिए ऊपर 8 न्यूटन से लेकर नीचे 8 न्यूटन तक नाच सकता है, इसके बाहर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर चलना संभव होगा, वरना चलना संभव नहीं होगा, वरना चलना संभव नहीं होगा। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, अब क्या करें? लो भाई 4, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा सोच, अब 20 कर लें। अगर फोर्स को 20 कर लें तो नीचे फ्रिक्शन कितना चाहिए? 8। क्या 8 संभव है? हाँ संभव है, तो 8 पूरा लग जाएगा, स्टैटिक लगेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ सर, अब सही। अब सोच 24 कर लें। हाँ सर 24 कर लें। अगर 24 कर लें तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। कितना लग सकता है? 8, पर इससे भी काम चलने वाला नहीं है, तो ये चलने लगेगा, मतलब 20 न्यूटन से ज्यादा पर ये चलने लगेगा। सोच के देख, क्योंकि 20 में पूरे फ्रिक्शन ने अपनी ताकत झोंक दी थी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 माइनस 12 प्लस 8 यानी कि 20, यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर। नीचे फ्रिक्शन लगेगा 8 और लगेगा काइनेटिक। ध्यान से देखो तो 4 न्यूटन से लेकर 20 न्यूटन तक वो रेंज आई जब ब्लॉक मूव नहीं करा, जब ब्लॉक मूव नहीं करा। तो ध्यान से देख, एफ एस मैक्स कितना था अपना, जिसे अपन कहते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा, वो कितना था? 8 न्यूटन। सोच एम जी साइन थीटा कितना था? 12 न्यूटन। तो अगर ध्यान से देखे तो जनरल अगर मैं करूं तो ये एफ की रेंज कैसे आएगी? ध्यान से सुनना, ये एफ की रेंज आएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से लेकर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। देख 12 माइनस 4 8, सॉरी 12 माइनस 8 4, 12 प्लस 8 20, यही तो कहानी है। क्या अब ये तुम्हें उतारना है बेसिकली जो लिखा हुआ है मैं, और ये अच्छे से फील आनी चाहिए कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऐसे फोर्स लगा दूं तो उस फोर्स की क्या रेंज हो कि ये ब्लॉक चले ही ना, तो वो एक वैल्यू नहीं है, वो एक रेंज है। क्योंकि फ्रिक्शन, अब क्यों रेंज क्यों आई? क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को नचा सकता है, कहां से लेकर? ऊपर म्यू एम जी कॉस थीटा से लेकर नीचे म्यू एम जी कॉस थीटा तक, तो एफ की रेंज भी नाचेगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से लेकर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा तक। ये कहानी फील के साथ समझ आनी चाहिए, ये कहानी फील के साथ समझ आनी चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, उतार लो इसको, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो आ जाओ। अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल सर, पक्का? चलो चलो, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा टेढ़ा फोर्स करके भी एक सवाल करा दूं क्या? कराऊं क्या? चलो पहले से उतारो, इसको समझ के उतारो, अच्छे से समझना क्या कहा है मैंने, पूरी फील कराई अच्छे से। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटी? हाँ सर, मजा आया सर। छिक छिक छिक, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, आगे सुनो। हाँ भाई, हो गया? अरे पक्का? अरे सोच लो। चलो ठीक। टू ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन करने से पहले मैं एक चीज तुम्हें एक सवाल कराना चाहता हूँ। मान लो ऐसा सवाल करो तो तुम्हें
कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो कि एंगल 37 डिग्री है, ठीक, कुछ भी डेटा ले लेते हैं, मान लो ये 5 किलो है, ठीक, म्यू की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, और फोर्स ऐसे लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन। बताओ ये 5 किलो ऊपर चलेगा, नीचे चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा? सवाल ये। ऐसे ही मैंने एक सवाल इसलिए कराया ताकि मैंने फोर्स अब इंक्लाइन द प्लेन के अलोंग नहीं लगाया है, ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल लगा दिया है या थोड़ा टेढ़ा ले लिया है। तो आपको सवाल करना आना चाहिए। मुझे भी नहीं पता, मैंने तुम्हारे सामने सवाल बनाया अभी, ठीक है, मुझे लगा एक ऐसा करा देना चाहिए, तो कराओ। क्या 5 केजी ऊपर चलेगा? अगर चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन चलेगा? क्या नीचे चलेगा? नीचे चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन क्या होगा? पहले चलो स्टेप बाय स्टेप करो। सबसे पहले मेरे को एन बताओ सब लोग, बिल्कुल स्टेप से करते हैं। पहले एन बताओ सब लोग, रिजॉल्व करके कर सकते हो तुम लोग, छोटी छोटी बातें पूछूंगा अपने आप आंसर आ जाएंगे। बोलो सबसे पहले एन बताओ सब लोग, कसम उड़ान चलने की। बताओ एन बताओ, एन बताओ, एन बताओ, एन बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ भाई, एन बताओ, एन बताओ। सर एन बनाने के लिए एफडी बना लेते हैं, एफडी बना लेते हैं। तो देखो सर इधर आएगा 50 sin 37 यानी कि 30 न्यूटन। सर इधर आएगा 40 न्यूटन mg cos थीटा, ठीक है सर। नॉर्मल की वैल्यू अपनी ऐसे आएगी सर, ध्यान से देखो सर, तो ये 10 ऐसे है, तो ये 10 ऐसे है, ठीक सर। हॉरिजॉन्टल में 10 न्यूटन ऐसे लगा। अगर अपन एंगल को देखें ध्यान से तो सर ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 है, तो सर 10 का इधर कंपोनेंट 8 आएगा, और 10 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 10 का इधर कंपोनेंट आएगा 6, तो ये 40 + 6 हो जाएगा। हाँ, तो तुम अगर बहुत ध्यान से सोचो तो तुम्हें बात समझ आएगी कि इसको ऐसे कन्वर्ट करा जा सकता है कि इसमें इधर लग रहा है 46 और इधर लग रहा है 30 - 8 22। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आई? नॉर्मल की वैल्यू आई 46। अच्छा, ये तो क्लियर है। अब एफ मैक्स की वैल्यू क्या हुई? एफ मैक्स की वैल्यू ध्यान से सुनना, एफ मैक्स की वैल्यू क्या हुई? एफ मैक्स की वैल्यू हुई, अच्छे से देखते हैं, एफ मैक्स की वैल्यू हुई म्यू इंटू एन। म्यू कितना? 0.2। सवाल तुम्हारे सामने बनाया है, एन कितना? 46 इंटू 46। बोलो क्लियर है एकदम? तो अपन ध्यान से देखें, 2 6 12 और 2 4 8, तो 9.2 न्यूटन। हाँ सर सही लग रहा है बिल्कुल, 9.2 न्यूटन। ओहो, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 9.2 हो सकती है, पर नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है? 22। तो क्या ये नीचे आ जाएगा और ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 9.2 न्यूटन का एफ के। तो एक्सेलरेशन क्या 22 - 9.2 बाई 5 kg। जो भी आंसर आया वो आ गया। क्या कहानी एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, तो 12.8/5, 12.8 हुआ नहीं, 22 - 9.2 हुआ, 12.8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया नहीं? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्की बात आ गया। ऐसा अब ये सवाल तुम्हारे सामने बनाया है कि ऐसा कुछ भी डेटा ले सकता था मैं, ये नीचे जा रहा था, अगर 10 की जगह सोच 100 ले लेता तो हो सकता है ऊपर जा रहा था। हो सकता है ऐसा भी होता कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, या ये रोक ही लेता इसको। हाँ, सोच अगर नेट पुलिंग फोर्स 9.2 से कम होता तो क्या ये रुका ही रहता? हाँ, तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी फोर्स भी लगा दूं, तब भी क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हो। ये एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जो आपको इंक्लाइंड प्लेन पे सिंगल ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा फोर्स वो सिखाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अगर ऐसा भी सवाल आ जाए तो भी मुझे सवाल करना आता है, तो भी मुझे सवाल करना आता है। अरे बोल यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो हो गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। मैं ना एक होमवर्क के लिए दे देता हूं तेरे को, दे दूं क्या? हाँ दे दो सर, दे दो। ये उतार लिया तुम लोगों ने? एक होमवर्क खुद करना है वो, है ना, ट्राई करना है। उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया क्या? यस सर। ले भाई, मान लो कि
कुछ भी ले लो, उसमें क्या है, ये ऐसे ले लो, ये एंगल 53 डिग्री ले लो, ये 5 किलो ले लो, ठीक है, और वर्टिकल लगा लो फोर्स 10 न्यूटन, ठीक, वर्टिकल, ठीक है। अब बताना है सेम बात बतानी है, होमवर्क लिख लो। ये क्या होगा, ऊपर चलेगा नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से, नीचे चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से, नहीं चलेगा तो क्या फ्रिक्शन लगेगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर, कई लोग घड़ी देख रहे हैं, सर समय हो गया है, अब आप कट लो। कट लो मतलब समझते हो? सर आप चले जाओ, बहुत हो गया सर आपका, जब से पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो। अरे यस और नो, बस तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पे 2 ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन चालू करूंगा, वो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, उसमें एनिमेशन नहीं, खुद ही बताऊंगा उसको फटाक से एकदम, फिर आगे की कहानी और अच्छी करते जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी? हाँ सर। चलो तो फिर अपन लड़ते रहिए भिड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। अपन फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले लेक्चर में, और पढ़ेंगे आपका और हमारा प्यारा फ्रिक्शन। चलो बाय बाय, थैंक यू।